हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग यूपीएससी को क्लियर करने के लिए टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। और अभी हमारा चल रहा है इकॉनमी रिलेटेड एमसीक्यूज। और हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमिक बॉडीज। मेरा नाम है आनंद मोहन। दोस्तों, मैंने अभी तक यूपीएससी के टोटल 3 अटैम्प्ट्स दिए हैं। इन तीनों में मेरा प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो गया है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों को प्रीलिम्स कैसे आसानी से क्लियर करें, इसके लिए सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ, जो कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी रेलेवेंट कंटेंट है वो आप तक डायरेक्टली पहुंच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है दोस्तों, ये 2018 में आया था। तो ये एक्ट इसके लिए ले आया गया था मेनली कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं 100 करोड़ से अधिक का इकोनॉमिक ऑफेंस करके इंडिया से बाहर भाग जाते हैं, उन लोगों पर दबिश बनाने के लिए, उनका जो भी एसेट वगैरह इंडिया में है उसको अटैच करे, कॉन्फिस्केट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रहे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। पहला स्टेटमेंट है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इज ए पर्सन अगेंस्ट होम an arrest warrant has been issued for committing any offence listed in the act and the value of offence is at least 1000 करोड़। ये गलत है, वैल्यू ऑफ ऑफेंस शुड बी एटलीस्ट 100 करोड़। ठीक है, ना कि 1000 करोड़। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ये पूरा सही है बट ये 1000 करोड़ गलत है। 100 करोड़ ही है इसका लिमिट। 100 करोड़ से ऊपर का आपने अगर कुछ इकोनॉमिक ऑफेंस किया है और इंडिया से आप बाहर चले गए तो आप पर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत चार्जेस लगाए जा सकते हैं। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिक्लेयर अ पर्सन एज ए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक्चुअली पीएमएलए के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो अथॉरिटीज अपॉइंट की जाएगी, ठीक है, वो एक स्पेशल कोर्ट में अपील करेगी कि ये पर्सन जो है इसने ऐसा ऐसा किया है, आप इसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स डिक्लेयर करो। ये स्पेशल कोर्ट जो है उस पर्सन को नोटिस भेजेगी। ठीक है, चाहे वो किसी भी कंट्री में चला गया हो तो वहाँ पर उसको नोटिस भेजेगी, या फिर उसका पैन और आधार में जो ईमेल अटैच्ड है उस ईमेल पर उसको नोटिस भेजेगी। और एक सर्टेन लिमिटेड टाइम के अंदर वो अगर इंसान रिप्लाई नहीं करता है, ठीक है, तो फिर उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये सब नहीं है। पीएमएलए के तहत जो अथॉरिटी है वो स्पेशल कोर्ट के पास जाएगी एंड स्पेशल कोर्ट विल बेसिकली डिक्लेयर द पर्सन एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, there is a provision of confiscation of properties of a fugitive economic offender which are proceeds of crime, बेनामी properties and any other properties both in India and abroad। बिल्कुल, जो भी प्रॉपर्टी चाहे उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है अगर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर उसको डिक्लेयर किया जा चुका है तो थर्ड इज करेक्ट। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 ओनली। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्टली मेंशन्ड विथ रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला देखिए, इट कैन ड्राफ्ट रेगुलेशंस, कंडक्ट इंक्वायरीज, पास रूलिंग्स एंड इम्पोज पेनल्टीज। बिल्कुल, आपको पता है कि ये क्वासी जुडिशियल और क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडीज है। तो आप समझ सकते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज है तो ये क्या क्या कर सकती है। क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडीज है तो ये रेगुलेशंस वगैरह बना सकती है, और क्वासी जुडिशियल है इसलिए ये इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, रूलिंग्स पास कर सकती है, पेनल्टीज लगा सकती है। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटेबल टू, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अकाउंटेबल है सीधा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। तो सेकेंड इज ऑल्सो बेसिकली करेक्ट। थर्ड देखिए, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल constituted to protect the interest of entities that feel aggrieved by SEBI's decision can also hear and dispose of appeals against orders passed by the Insurance Regulatory Development Authority under the Insurance Act 1938। तो आप ये बात समझ लीजिए
कि पहला तो सही है, दूसरा सही है, तीसरा देखिए, एक सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाई गई है। वो क्या काम करती है कि सेबी के जितने भी डिसीजन हैं उससे कोई इंसान अगर अग्रीव्ड है तो वो यहाँ पर अपील कर सकता है। और ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि ये सैट ही अगर IRDAI के डिसीजन से कोई अग्रीव्ड है तो वो भी यहीं पर अपील कर सकता है। बिल्कुल, IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसी के लिए कोई भी डिसीजन पास किया है और उस डिसीजन से कोई अग्रीव्ड है तो वो भी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाकर के अपील कर सकता है। इनफैक्ट जो PFRD है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो अगर इसके डिसीजन से भी कोई अग्रीव्ड है तो वो भी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाकर के अपना अपील दायर कर सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। जो सैट है कहीं ना कहीं वो अपील सुनती है सेबी के डिसीजंस का, IRDAI के डिसीजंस का और PFRDA के डिसीजंस का। तो थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ देखिए, अब फोर्थ इनकरेक्ट है ऐसे भी। तो चेयरमैन ऑफ सेबी इज नॉमिनेटेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री विथ कंसल्टेशन विद द RBI, ठीक है। तो दोस्तों इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का जिक्र नहीं है, सीधा यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेबी के चेयरमैन को नॉमिनेट करते हैं। सेबी के चेयरमैन को यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, ऐसा पर्टिकुलर कोई मिनिस्टर नहीं है। तो डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड द राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द रिसोर्स बिल्डिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ IMF कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो IMF से दोस्तों जो आपको रिसोर्स बिल्डिंग और रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। रिसोर्सेज फॉर IMF लोन्स टू इट्स मेंबर्स ऑन नॉन कॉन्सेशनल टर्म्स आर प्रोवाइडेड बाय मेंबर कंट्रीज प्राइमरीली थ्रू देयर पेमेंट ऑफ कोटाज। आपको मैंने बताया था कि IMF सभी कंट्रीज का SDR कोटा एलोकेट कर देती है। तो हर कंट्री जो है अपने SDR कोटा के बराबर वहाँ पर रिसोर्सेज IMF के पास जमा रखता है, ठीक है। तो सभी कंट्रीज ने IMF के पास अपने SDR कोटा में से कोटा के अकॉर्डिंगली वहाँ पर रुपीज, डॉलर, यूरो ये सब कुछ जमा करके रखा हुआ है। अब सभी कंट्रीज को इकट्ठे तो जरूरत नहीं पड़ रही लोन की, तो अब जिस कंट्री को भी मान लीजिए IMF से लोन की जरूरत है तो वो अपने SDR से तो ले ही सकता है। SDR से लेगा तो वो कॉन्सेशनल टर्म पर मिलेगा। SDR से अगर आप ले रहे हैं, देखिए SDR में भी दो कोटा है, एक है RTP और दूसरा हो गया RTP के से बचा हुआ जो SDR है वो। तो RTP से तो आपको फ्री का लोन मिल गया, ठीक है, यानी कि यू डोंट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट। अगर SDR से लेते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करना है, और SDR के भी बियॉन्ड लेते हैं तो आपको प्रॉपरली नॉन कंसेशनल टर्म्स पर लोन दिया जाएगा। तो ये लोन कहाँ से आ रहा है? सभी कंट्रीज ने जो वहाँ SDR कोटा में पैसा जमा कराया हुआ है उसी से तो आ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है। दूसरा देखिए मल्टीलेटरल एंड बाइलेटरल बोरोइंग सर्व एज ए सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस रिस्पेक्टिवली फॉर प्रोवाइडिंग ए टेम्पोररी सप्लीमेंट टू कोटा रिसोर्सेज। बिल्कुल, देखिए एक न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो एक प्रोविजन आया है, न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप में बोरोइंग कहां से होगी? SDR कोटा से। जो सेकेंड लाइन ऑफ बोरोइंग होगी वो होगी दोस्तों आपकी मल्टीलेटरल बोरोइंग से। और थर्ड लाइन ऑफ जो बोरोइंग होगी, मतलब जैसे SDR कोटा से जो बोरोइंग है वो अगर इनसफिशिएंट है तो मल्टीलेटरल बोरोइंग होगी, और मल्टीलेटरल बोरोइंग अगर इनसफिशिएंट है तो बाईलेटरल बोरोइंग होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही है न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो प्रोविजन ऑफ IMF। तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन फोर्थ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ RBI? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस आप देख करके एकदम रट लीजिए उसको, ठीक है। तो रटना कुछ नहीं है, 4-5 बार पढ़िएगा आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। तो पहला देखिए, द RBI शैल रिकमेंड द डिनोमिनेशनल वैल्यूज ऑफ द नोट्स एज वेल एज द डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ इशू ऑफ नोट्स। बिल्कुल, कितने कितने रुपीज के नोट्स वगैरह इशू होंगे और कौन कौन से नोट्स को डिसकॉन्टिन्यू करना है, ये सब RBI का काम है। तो पहला करेक्ट है। दूसरा बताइए, RBI sells the foreign currency in the foreign exchange market when its supply decreases in the economy and vice versa। मतलब सिंपल सी बात है कि जो फॉरेक्स करेंसी को मेंटेन करने का काम है वो
आरबीआई का है, उसको सेल भी करता है आरबीआई, उसको परचेज भी कर सकता है आरबीआई। तो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड देखिए, सेटिंग ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, देखिए ये बहुत ही गलत है। ये सेटिंग ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि आरबीआई का फंक्शन, बट ये आरबीआई का फंक्शन नहीं। जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का टारगेट को सेट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। प्लीज रिमेंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल में इन्फ्लेशन के टारगेट को सेट करेगी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सेट किया हुआ है टारगेट 4% ±2%। तो ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेट की गई है, दिस हैज बीन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इस टारगेट को मीट करेगी आरबीआई। इस टारगेट को मीट करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं दैट विल बी टेकन बाय आरबीआई, बट दिस टारगेट विल बी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी 5 years, नॉट बाय द आरबीआई। सेटिंग ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग विल बी डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो थर्ड इज इनकरेक्ट, प्लीज रिमेंबर दिस। यहीं पर गलत हो सकता है और कहीं आपसे गलत नहीं होगा। फोर्थ देखिए, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, बिल्कुल। तो इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग को मेंटेन करने का काम किसका है? आरबीआई का है, लेकिन इस टारगेट को सेट करने का काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। खैर, फोर्थ इज करेक्ट। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 एंड 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रहे, कमर्शियल बैंक्स है। अगर पीएसयू बैंक्स रहता तो अलग रहता, लेकिन कमर्शियल बैंक्स के रिस्पेक्ट में आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। तो पहला देखिए, कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, बिल्कुल ये आरबीआई का फंक्शन। आरबीआई चाहे तो मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा सकती है, चाहे तो घटा सकती है। तो क्रेडिट क्रिएशन का काम जो है ये आरबीआई देखती है। दूसरा देखिए, मर्जर एंड वाइंडिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स, बिल्कुल। अगर आरबीआई को लगता है कि कस्टमर्स के इंटरेस्ट में है या फिर ओवरऑल बैंकिंग इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में है, के इंटरेस्ट में है कि अगर इन दोनों बैंक्स को मर्ज कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, तो ये काम आरबीआई कर सकती है। तो सेकंड इज एक्चुअली करेक्ट, बट ये सारा काम कर सकती है विथ रिस्पेक्ट टू कमर्शियल बैंक्स ओनली। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लगता है कि मर्ज करने से बैंकिंग सिस्टम का फायदा हो सकता है, तो ये डिसीजन आरबीआई नहीं लेगी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन होगा, ना कि आरबीआई का। खैर, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कमर्शियल बैंक्स लिखा हुआ। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्टली मेंशन्ड विथ रिस्पेक्ट टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 3 बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है आपका मनीला फिलीपींस में, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है आपका संघाई चाइना, ठीक है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग चाइना, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखें। अब देखिए, चाइना होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉलोड बाय इंडिया। ये गलत है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डर है जापान, फॉलोड बाय यूएस, फॉलोड बाय चाइना, फॉलोड बाय इंडिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डर है आपका चाइना, फॉलोड बाय इंडिया। तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात की जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट। तो यही हो गया हम लोगों का राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है। बाकी पूछिए, देखिए, टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी इज वन ऑफ द इट्स मेन गोल्स। बिल्कुल, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मल्टीलेटरल बैंक है, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी को इरेडिकेट करना इसका एक फंक्शन होगा ही, बिल्कुल। फिर रिजोल्यूशन पास्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट इन 1963 रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। बिल्कुल, ये करेक्ट ही होगा, पहला ही अब हमारा इनकरेक्ट है। डी देखिए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड कंसिस्ट्स ऑफ मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया रीजन ऑल्सो। तो ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वही एशियन डेवलपमेंट बैंक का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और इसमें एशिया के बाहर के भी मेंबर्स हैं, बिल्कुल। क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक में आपको पता है कि लगभग 48 मेंबर्स तो एशिया और पैसिफिक के हैं और 19 मेंबर्स एशिया पैसिफिक के बाहर के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाहर के भी जो कंट्रीज हैं वो भी इसमें रोल प्ले करेंगे। तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो सिक्स्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डर है जापान, फिर है यूएस, फिर है चाइना, फिर है इंडिया। लेकिन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डर है चाइना, फिर है इंडिया, ठीक है।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है। तो एक है IBRD, ठीक है, ये लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को, बेसिकली मिडिल इनकम एंड डेवलपिंग कंट्रीज को ये लोन देता है कंसेशनल रेट पर। फिर है एक IDA जो कि लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज को लोन देता है, एकदम सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि जीरो इंटरेस्ट पर या बहुत कम पैसा लेता है जिससे कि बस इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकल सके, प्रॉफिट कुछ भी नहीं लेता ये। फिर है आपका फिर है मीगा है, ठीक है, फिर है आपका ICSID है, ठीक है। तो मीगा क्या करता है दोस्तों? मीगा क्या आपका आपका इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है आपके इन्वेस्टमेंट को। और ICSID क्या है? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखता है। ध्यान रहे कि 5 टोटल वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ब्रांचेज हैं, मुझे तीसरा याद नहीं आ रहा है। हाँ, तीसरा है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का आपका प्राइवेट सेक्टर को लोन देने वाला ये बॉडी है, ठीक है। और मीगा क्या करता है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है आपके इन्वेस्टमेंट पर जो नॉन कॉमर्शियल रिस्क के कारण आते हैं उन पर वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है मीगा। और ICSID क्या करता है? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इंडिया ICSID रूट फॉलो नहीं करता, इंडिया रूट फॉलो करता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का रूट फॉलो करता है, ठीक है। तो खैर ये सब आप ध्यान रखिए। तो IBRD के बारे में क्या बोल रहा है कि इट इज द लेंडिंग आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड ऑफर्स लोन्स टू मिडिल इनकम एंड डेवलपिंग कंट्रीज। बिल्कुल, मिडिल इनकम एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए IBRD, और IDA एकदम लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और IFC जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा देखिए, द बैंक कैन फाइनेंस एनी प्रोजेक्ट्स दैट इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेटिंग पॉवर्टी। एक बात ध्यान रहे, दिस बैंक कैन नॉट फाइनेंस एनी प्रोजेक्ट, दिस बैंक कैन फाइनेंस ओनली दोज प्रोजेक्ट्स विच आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बैक्ड प्रोजेक्ट्स है तो उसको कौन करेगा फंड? उसको करेगा ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ना कि IBRD। तो दूसरा गलत है आपका, ये सिर्फ गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट्स को ही फंड करेगा। फिर देखिए, इंडिया हैज बीन द सिंगल लार्जेस्ट बोरोवर ऑफ द बैंक। बिल्कुल, IBRD से इंडिया ने बहुत लोन लिया है दोस्तों। इनफैक्ट जो रेलवे का इनिशियल प्रोजेक्ट्स है वो सारा कुछ IBRD के द्वारा ही फंडेड था। तो C इज करेक्ट। फिर देखिए, IBRD हैज मेंटेन्ड अ AAA रेटिंग सिंस 1959। AAA रेटिंग का मतलब क्या है कि इसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई है, इसके लोन्स के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है, और इसी कारण से इसको बहुत ही सस्ते दर पर लोन मिलता है, और फिर ये दूसरे कंट्रीज को हेल्प भी कर पाता है। तो D इज बिल्कुल करेक्ट। अब वर्ल्ड बैंक के ही अगर को ही AAA रेटिंग नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? तो खैर A, C, D करेक्ट है एंड B इज द रॉन्ग वन। तो 7th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज आर करेक्ट? IMF के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो इसका पहला बोल रहा है कि रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF। बिल्कुल, जनरली जितने भी मल्टीलेटरल ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये एक फंक्शन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज IMF's करेंसी। ये तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ आपको कि SDR ना ही IMF का करेंसी है और ना ही ये क्लेम अगेंस्ट IMF है। नीदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम अगेंस्ट IMF। SDR इज नीदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम अगेंस्ट IMF। इस स्टेटमेंट को ही रट लीजिए, ठीक है, कि SDR इज नीदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम अगेंस्ट IMF। तो सेकेंड इज रॉन्ग। थर्ड देखिए, इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर ऑफ IMF। तो थर्ड बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। तो 8th का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 and 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर B। ये सिंपली गलत था तो इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। देख लीजिए IMF के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड एन इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। और एक चीज देख लीजिए, इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। और RBI गवर्नर इज द अल्टरनेट गवर्नर। तो हर कंट्री से एक गवर्नर होंगे ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर, और ये जो गवर्नर होते हैं ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर वो रोल निभाते हैं इंडिया से फाइनेंस मिनिस्टर, और हर कंट्री से एक अल्टरनेट गवर्नर होंगे
ठीक है, और अल्टरनेट गवर्नर इंडिया के कंट्री से होते हैं द आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज फेमसली नोन एज द सॉफ्ट विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक। मैंने आपको क्या बताया था कि सॉफ्ट लोन देती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये आईडीए। ये क्या करती है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को इतने कंसेशनल टर्म्स पर लोन देती है कि क्या ही बोला जाए। जैसे 40 ईयर्स के लिए लोन दे देगी, पेमेंट 10 साल के बाद करना है, इंटरेस्ट एकदम जीरो रहेगा, बस उतना चार्जेस देना है जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकल जाए, ठीक है, यानी इससे बेटर कुछ लोन हो ही नहीं सकता है। तो ये काम करती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इसीलिए इसको बोला जाता है सॉफ्ट विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। बाकी आपको पता है आईबीआरडी क्या करती है, मिडिल इनकम एंड डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देती है, कंसेशनल टर्म्स पर देती है बट उतना सॉफ्ट लोन नहीं देती है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये बिल्कुल कॉर्पोरेट रेट पर लोन देगा, किसको, कॉर्पोरेट्स को ही लोन देगा। फिर मीगा जो है ये आपका इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, इन्वेस्टमेंट पर नॉन कॉमर्शियल रिस्क के ऊपर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। कॉमर्शियल रिस्क तो भाई कंपनी का, आपने ठीक से कंपनी चलाई ही नहीं तो उसको हम क्यों इंश्योर करें, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट पर मान लीजिए आतंकवादियों ने बम से उसको उड़ा दिया, ठीक है, आपकी फैक्ट्री वगैरह को, तो उसमें जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी मीगा, ठीक है। तो खैर 9th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स आर करेक्ट। आईसीएसआईडी ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, आपको पता है, और आईसीएसआईडी 5 जो पार्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, उसमें से इकलौता ऐसा पार्ट है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आईसीएसआईडी बिकॉज इंडिया फॉलो द बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रूट, ठीक है, कि हम लोग दोनों दो कंट्रीज आपस में बैठ करके डिसाइड कर लेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। इंडिया का इन्वेस्टमेंट यूएस में कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा और यूएस का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये इंडिया और यूएस मिलकर के डिसाइड कर लेंगे। आईसीएसआईडी की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इंडिया का स्टांस है। तो खैर आईसीएसआईडी के बारे में देखिए, इट इज एन इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी हुज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। बिल्कुल यही कारण है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं बनना चाहता कि फिर इंडिया के हाथ से पावर ही निकल जाएगा। फिर देखिए, वंस द पार्टीज हैव एग्रीड टू आर्बिट्रेशन दे कैन नॉट विदड्रॉ देयर कंसेंट यूनिलैटरली। बिल्कुल, अगर आर्बिट्रेशन के लिए दो कंट्रीज एग्री कर गई तो अगर किसी भी कंट्री के अगेंस्ट वो फैसला जाए या ना जाए, वो लोग वापस नहीं हो सकते हैं, दोनों मिलकर के ही वापस हो सकते हैं यूनिलैटरली, कोई अकेले पीछे नहीं हट सकता है। फिर देखिए, इट इज ए डिस्प्यूट सेटलमेंट आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल, इंडिया इज इट्स मेंबर, नो, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आईसीएसआईडी, ठीक है। तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। आइए 11th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर करेक्ट। तो डब्ल्यूटीओ के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, द डब्ल्यूटीओ प्रोवाइड्स अ रूल बेस्ड ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। यही इसका काम है, प्रोवाइड कर पाता है कि नहीं कर पाता है, दैट इज अनदर थिंग, बट येस दिस इज इट्स वर्क। तो फर्स्ट इज एक्चुअली अ करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट टू इंडियाज एक्सपोर्ट्स इंश्योर्स दैट इंडियाज प्रोडक्ट्स once imported into the country of other WTO member would get favorable treatment vis-a-vis the domestic products in those countries। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। WTO के तहत दो एग्रीमेंट्स होते हैं, एक होता है नेशनल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो जब भी आप नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि एक कंट्री में किसी दूसरे कंट्री से जब प्रोडक्ट आ गया यानी इंपोर्ट हो चुका, तो आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है और ऐसा भी नहीं है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो ये लेकिन क्या बोल रहा है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट के तहत में के अंतर्गत क्या होता है कि जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है उसको ज़्यादा फेवरेबल ट्रीटमेंट दी जाती है। पहली बात तो ये है कि एमएफएन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नेशनल ट्रीटमेंट के अंदर होता है और उसमें भी किसी प्रोडक्ट को फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं देनी है, ना ही डोमेस्टिक को ना ही इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और मोस्ट फेवरेबल नेशन के तहत ऐसा होता है कि अगर एक से ज़्यादा कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों WTO मेंबर्स हैं, तो किसी भी एक कंट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। ये है मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंतर्गत जो रूल्स है कि इफ़ अ कंट्री इज इंपोर्टिंग फ्रॉम 2 WTO मेंबर कंट्रीज देन फेवरेबल ट्रीटमेंट विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू वन कंट्री अगेंस्ट द अदर, ठीक है। ये है मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट
और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ मेंशन्ड है, ये नेशनल ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट है, और उसमें भी जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है उसको फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को, ना ही डोमेस्टिक ना ही इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग। थर्ड देख लीजिए, इन केस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कॉजिंग इंजरी टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स देयर आर प्रोविजंस टू इम्पोज एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। बिल्कुल, अगर एक कंट्री है जैसे इंडिया और एक कंट्री है जैसे कि चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में गिराए जा रहे हैं जस्ट इंडिया के मार्केट को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। उसके लिए चाइना क्या कर रहा है, अलग अलग सब्सिडीज दे रहा है या जो भी दे रहा है, तो इंडिया क्या कर सकता है, उस पर एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगा सकता है अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए। तो थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट। तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 ओनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स बैंक को ही न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ब्रिक्स बैंक के बारे में क्या क्या करेक्ट है, तो एनडीबी रिसीव्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। बिल्कुल, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, इसको यूएनजीए ने ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया है, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, इट इज हेडक्वार्टर्ड एट संघाई चाइना। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो एनडीबी का हेडक्वार्टर है वो संघाई है, और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर बीजिंग है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है। एकदम ये तीनों आपको याद रखना, बहुत बार आपको कंफ्यूजन किया जा सकता है क्योंकि तीनों थोड़े मिलते जुलते हैं। तो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड देखिए, चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द एनडीबी, मेकिंग इट द कंट्री विथ हाईएस्ट वोटिंग पावर। एक बात ध्यान रहे, वोटिंग पावर को समझ लेते हैं। वोटिंग पावर, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है जापान, फिर है यूएस, फिर है चाइना, फिर इंडिया, और वोटिंग पावर भी ऐसे ही है, सबसे पहले जापान, फिर यूएस, फिर चाइना, फिर इंडिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक में वोटिंग पावर इक्वल है, सभी मेंबर कंट्रीज की वोटिंग पावर इक्वल है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में वोटिंग पावर सबसे ज़्यादा चाइना, फिर इंडिया, ऐसे कर समझ लीजिए, ठीक है। तो 3 आपका स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। एनडीबी में वोटिंग सभी का इक्वल होगा, सभी कंट्रीज का जो वोटिंग है वो पावर इक्वल है, ये सारे ब्रिक्स नेशंस का वोटिंग पावर इज इक्वल। तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। ऑलराइट, आइए 13th क्वेश्चन देख लीजिए। अब AIIB के बारे में आगे है, अबाउट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो पहला देखिए, द मेंबरशिप इन द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल, मेंबरशिप लिमिटेड नहीं है, दिस इज ओपन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, किसी का भी मेंबर इसका मेंबर बन सकता है। फिर देखिए, दूसरा देखिए, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट वोटिंग पावर इन द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये मैंने आपको बता दिया कि जो हाईएस्ट वोटिंग पावर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में, वो है आपका चाइना के पास, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में पहले चाइना, फिर है आपका इंडिया, और उसके नीचे है आपका रसिया वगैरह, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, चाइना फिर इंडिया, तो दूसरा गलत है आपका स्टेटमेंट। थर्ड देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। AIIB से सबसे ज़्यादा लोन्स वगैरह जो है वो इंडिया ने ले रखा है, थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। तो 13th का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इज आर करेक्ट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, देखिए ये है आपका बैसेल, स्विट्जरलैंड में। इसको बोला जाता है बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक क्या है, RBI, उस तरह से पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसी तरह से US की सेंट्रल बैंक है फेडेक्स रिजर्व, ठीक है। तो ऐसे करके उन सारे बैंक्स की ये बैंक है दोस्तों, मेरी बात समझ गया। जैसे इंडिया में बैंक्स की बैंक्स है सेंट्रल बैंक यानी RBI, उसी तरह से ये जो BIS जो है बैंक ऑफ फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसको बोलते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल बैंक्स, यानी ये हर कंट्रीज के इंटरनेशनल बैंक्स को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगी अगर उनको जरूरत पड़ती है तो,
ठीक है, इस पर किसी भी कंट्री की मोनोपोली नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आइए देखिए, और इसी बैंक के ही ऑफिस में ये आपका ये भी स्थित है बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन भी BIS के ऑफिस में ही है, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर ये भी ऑपरेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला देखिए, इट सर्व्स सेंट्रल बैंक्स इन देयर परस्यूट ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बिल्कुल मैंने क्या बोला, बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स है, तो ये सेंट्रल बैंक्स को हेल्प करती है, पहला बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसल अकॉर्ड्स इज हाउस्ड इन द BIS ऑफिस। बिल्कुल, तो BIS के ऑफिस में ही है ये बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, जो कि अलग अलग कंट्रीज को बताती है कि बैंकिंग सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको क्या क्या नॉर्म्स अपनाने चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 14th का राइट आंसर का जगह ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अमंग द फॉलोइंग वंस। यानी UNCTAD के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला देखिए, इट एम्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। ऑलराइट, तो ये क्या चाहती है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज का वर्ल्ड इकोनॉमी में डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन चाहती है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को ऐसे इंटीग्रेट करें कि पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज का भी डेवलपमेंट हो। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, UNCTAD ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए, अब कायदे से वो हेल्प ज़्यादा करती हो डेवलप्ड कंट्रीज को, वो अलग बात हो सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है उसका, ठीक है, वो है डेवलपिंग कंट्रीज को करना है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करना है। UNCTAD का ऑब्जेक्टिव है कि डेवलपिंग कंट्रीज के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करना। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज। तो 15th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, 1 ओनली। ऑलराइट, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, अबाउट स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म ऑफ द WTO। देखिए, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के बारे में शायद पहले भी आ चुका है। SSM क्या होता है, जैसे इंडिया है एक डेवलपिंग कंट्री और US है एक डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्रीज के फार्मर्स रिच हैं, वो क्या कर सकते हैं कि इंडिया के फार्मर्स को कंपटीशन में काफ़ी पीछे छोड़ सकते हैं। तो अगर US से फार्म जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इंपोर्ट होता है इंडिया में, जिससे कि इंडिया के फार्मर्स बर्बाद हो जाएंगे, अगर ऐसी संभावना है, तो इंडिया के पास ये पावर दिया गया है कि ये फार्म प्रोडक्ट्स के ऊपर में, डेवलप्ड कंट्री से इंपोर्ट होने वाली जो फार्म प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर में कुछ एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगा सकती है, और इसी को बोला जाता है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। ठीक है, कि डेवलपिंग कंट्री अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज से आने वाली जो फार्म प्रोड्यूस हैं, कम रेट पर आने वाली फार्म प्रोड्यूस है, उसके ऊपर टैरिफ को इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज रिगार्डेड एज द स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म ऑफ द WTO। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। इट इज ए परमिशन टू इंक्रीज टैरिफ्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज व्हेन इंपोर्ट सर्ज और प्राइस डिक्लाइंस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, ये टैरिफ लगा सकती है जब क्या हो जाए, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा घट जाए। दोनों केस में वहाँ के फार्मर्स का क्या होगा, नुकसान होगा। तो उस केस में क्या कर सकती है, इंपोर्ट ये जो है टैरिफ को बढ़ा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म ऑफ WTO is a special protection mechanism for developing countries that allows developing countries to reduce tariffs on agricultural imports that are injurious to its domestic farmers। अरे ये तो वाहियात स्टेटमेंट है। जब इंपोर्ट से हमारे फार्मर्स को एक इंजरी हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो हम टैरिफ रिड्यूस क्यों करेंगे, टैरिफ तो इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करने का ही प्रोविजन भी है। ठीक है, और यहाँ पर एक वाहियात स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। तो 16th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, 1 ओनली। ऑलराइट, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो OECD के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है।
तो मोस्ट OECD मेंबर्स आर हाई इनकम इकोनॉमीज विथ ए वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड आर रिगार्डेड एज डेवलप्ड कंट्रीज। सारा का सारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। OECD के जो मेंबर्स हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और HDI इंडेक्स में उनको हाई रैंक ही मिलती है। दूसरा देखिए, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ OECD। नहीं सर, इंडिया मेंबर होती तो इंडिया का भी HDI हाई रहता। तीसरा देखिए, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक इज वन ऑफ द पब्लिकेशंस ऑफ OECD। बिल्कुल, OECD के पब्लिकेशन है दोस्तों गवर्नेंस एट ए ग्लांस रिपोर्ट, फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट, और एक है बेटर लाइफ इंडेक्स। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, फिलहाल आप लिखिए मत। ये याद रखिए कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक इज वन ऑफ द पब्लिकेशंस ऑफ OECD। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक इज वन ऑफ द पब्लिकेशंस ऑफ OECD। ऑलराइट, अब आइए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन आप आंसर करिए क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर किया तो एक क्वेश्चन आपको आंसर करना चाहिए और कमेंट में इसका आप आंसर बताइएगा। तो 18th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो WTO का ही एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कि AOA साइंड बाई WTO मेंबर्स डू नॉट टेक इनटू अकाउंट नॉन ट्रेड कंसर्न्स लाइक फूड सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंट। तो आपको बताना है कि क्या AOA जो है वो फूड सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को अकाउंट में लेता है या नहीं लेता है। अकॉर्डिंगली यू विल मार्क इट एज राइट और रॉन्ग। दूसरा बताइए कि डेवलपिंग इकोनॉमीज कैन नॉट इम्पोज एन एडिशनल ड्यूटी इवन इन केस ऑफ इम्पोर्ट सर्ज और फॉल ऑफ इम्पोर्ट प्राइस बिलो ए स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड। यानी कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वो इम्पोर्ट सर्ज हो जाए, यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए बाहर से सस्ता इम्पोर्ट आने के कारण से, ठीक है, फार्मर्स को नुकसान हो रहा हो, फिर भी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। आपको बताना है राइट और रॉन्ग। फिर देखिए, पीस क्लॉज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज ऑफ ए WTO मेंबर्स फ्रॉम चैलेंजिंग अदर WTO मेंबर्स। तो इसमें एक पीस क्लॉज का प्रोविजन है, ठीक है, जो कि डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं। तो ये सही है या गलत है, अकॉर्डिंगली यू विल मार्क द राइट आंसर। और ध्यान में रहे यहाँ इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो उसी के अनुसार आप राइट आंसर मार्क करेंगे। ट्राई टू गिव, जैसे ये पीस क्लॉज क्या है उसके बारे में कुछ बताने का कोशिश करिएगा। फिर ये जो लिखा हुआ है ये रिलेटेड टू क्या है, ठीक है, ये सेकेंड स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं WTO के टर्म्स में वो आप बताइएगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल मार्क द राइट आंसर विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन फिनिश होता है। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप टेलीग्राम पर मेरे साथ CSC विथ आनंद मोहन इस चैनल पर जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो। आप सभी का अच्छा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।